वेलकम बैक वंस अगेन। तो अब हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने जो देखा था वो था हमारा अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। उसके हमने कल कॉन्सेप्ट देखे थे। अब हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपली हमें पता है कि जब भी हम असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखते हैं? आगे। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और वाक्य के एंड में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो भी हम पढ़ेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम जो भी चेंजेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो ऐसा चेंज करते हैं जिससे हमारा जो बदला गया सेंटेंस है उसका क्या ना बदले, भाव। जब सेंस नहीं चेंज होता तो उसको ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी कुछ हम रूल्स देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। कंसेप्ट फर्स्ट देखेंगे हम। कंसेप्ट फर्स्ट क्या कहता है? असर्टिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग ना हुआ हो तब, यानी उसने कहा कि असर्टिव सेंटेंस में यदि किसका यूज ना हुआ हो, नोट का यूज ना हुआ हो, तब हम किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे नोट, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि असर्टिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ना हुआ तो तब, यानी हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जो नॉट यूज हुआ वो कब करेंगे? जब असर्टिव सेंटेंस में नोट ना हो। यानी कि हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज तब करेंगे जब हमारे असर्टिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग ना हुआ हो। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में हमने देखा है कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि किससे प्रारंभ हुआ? सब्जेक्ट से। अब हम इस सेंटेंस को जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन प्रश्न ये है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं। तो हमने एक पहले देखा था, यदि B1 का यूज हुआ तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, B5 का यूज हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं, और यदि B2 का यूज हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं। और जब हम इनका यूज करते हैं तो सबके साथ कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? B1 का। ठीक इसी तरीके से जो लाइक यूज हुआ वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब डू। सब्जेक्ट क्या है? आई। स्ट्रक्चर क्या था? नॉट। यानी कि जब इस सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में नॉट का यूज ना हुआ हो तो उस समय हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो डू आई नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, पीछे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट
लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। और ये बन गया हमारा कौन सा सेंटेंस, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है और ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद कॉन्सेप्ट दूसरा देखते हैं। कंसेप्ट दूसरा है यदि नॉट का प्रयोग यदि नॉट का प्रयोग हुआ हो तो हम असर्टिव सेंटेंस बनाते समय नोट को हटा देते हैं। तो हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि यदि नॉट का प्रयोग ना हुआ हो तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब हमारा कंसेप्ट 2 कह रहा है कि जब नॉट का प्रयोग होगा तो हम नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। नॉट को हम हटा देंगे कौन सा सेंटेंस बनाते समय, इंटेरोगेटिव। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। कब, यदि नॉट का प्रयोग हुआ हो। यदि नॉट का प्रयोग हुआ हो तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हम देखेंगे, जैसे हमने कहा कि सी does not want to sing a song। हमने देखा कि सी डज नॉट वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, वह एक संगीत गाना नहीं चाहती है। अब हमने देखा था कि यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हुआ तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डज कहाँ आएगी, आगे आएगी। तो क्या लिखेंगे, डज सी, नोट को क्या करना है, हटाना है। क्या लिखेंगे, वांट टू सिंग आ सॉन्ग, पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि असर्टिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है तो जब भी हम किसी भी ऐसे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उस नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हम अगला कंसेप्ट देखते हैं। ऐसा वाक्य जो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, यानी ऐसा वाक्य जो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू से प्रारंभ हुआ हो, या फिर इट इज यूजलेस टू से प्रारंभ हुआ हो, या फिर
इट हैज नो यूज टू से प्रारंभ हुआ हो, यानी ऐसा असर्टिव सेंटेंस जो या तो इट इज एक्सट्रीमली फ्लिश टू से प्रारंभ हुआ हो, या इट इज यूजलेस टू से प्रारंभ हुआ हो, या इट हैज नो यूज टू से प्रारंभ हुआ हो। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो इन सभी चीजों को हटा करके वाक्य के प्रारंभ में क्या लिख देंगे, व्हाइल, और वाक्य के एंड में किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा क्या, इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, यह एकदम क्या है, मूर्खतापूर्ण है, टू हेल्प सच अ सेल्फिश पर्सन। तो क्या कहा था हमने, देखा था, ऐसा वाक्य इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू से प्रारंभ हुआ हो, या इट इज यूजलेस टू से प्रारंभ हुआ हो, या इट हैज नो यूज टू से प्रारंभ हुआ हो। तो ऐसे वाक्य को जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, इस पूरे को हटा करके क्या लिखना है, वाई, WHY। जब हमने इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू के स्थान पर वाई लिख दिया तो क्या बचा, हेल्प सच अ सेल्फिश पर्सन, सच अ सेल्फिश पर्सन। इट इज यूजलेस टू स्पेंड मनी, इट इज यूजलेस, यह एकदम बेकार, इसका कोई उपयोग नहीं है, स्पेंड मनी, पैसे को खर्च करने का कोई उपयोग नहीं है। और अब हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो हमने क्या देखा था कि इट इज यूजलेस टू, पूरे के स्थान में क्या लिखना है, वाई, तो क्या लिख देंगे, स्पेंड मनी, वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क। तो कॉन्सेप्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4, ऐसा वाक्य जो आपका प्रारंभ हुआ हो एवरीबॉडी से, ऐसा वाक्य जो आपका प्रारंभ हुआ हो एवरीवन से। बहुत इजी है, यदि हम अच्छे से समझेंगे तो सब कुछ इजी है। एवरीथिंग इज इजी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक मनुष्य के लिए सब कुछ क्या है, आसान है। तो किससे प्रारंभ हुआ हो, एवरीबॉडी से या एवरीवन से। तो जब हम ऐसे वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो इन दोनों के स्थान पर क्या लिख देंगे, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद लगा देंगे नॉट। नॉट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल होता है, ऐसा परिवर्तन करना है जिसके अंतर्गत क्या ना हो, वाक्य का अर्थ ना बदले। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति, wants टू बी रिच,
प्रत्येक व्यक्ति वॉन्ट्स टू बी रिच, क्या बनना चाहता है? धनवान। तो सही भी है, हर एक व्यक्ति कैसा बनना चाहता है? धनवान। पैसा होना चाहिए सबके पास, बहुत सारा पैसा। ये मत कह देना कि सर आप ही दे दो। तो एवरीबॉडी क्या समझे थे हम कि जब एवरीबॉडी हुए एवरीवन हो तो क्या लिखते हैं? हु यूज किया। अब हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था इससे पहले भी और उससे पहले और भी पहले बताया था कि B1 होता है तो डू लगाते हैं, B5 होता है तो डज लगाते हैं, B2 होता है तो डिड लगाते हैं, और इन सबके साथ जब यूज क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या यूज हुआ? V5। B5 ही आएगा क्योंकि कैसे है? सिंगुलर है। तो हु साइक्लिक क्या आएगी? डज नॉट, हु डज नॉट वांट, क्योंकि डज के साथ फर्स्ट फॉर्म टू बी रिच, कौन धनवान नहीं बनना चाहता है? अर्थात सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं। पूरी इंग्लिश में दो ऐसे वाक्य होते हैं, ये दो ऐसे होते हैं टेंस के वाक्य जिनमें सहायक क्रियाएं नहीं लगती हैं। एक तो होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इनडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि आप पूरी इंग्लिश की हिस्ट्री में देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इनमें किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर प्रेजेंट का होगा तो B5 लगेगा या B1 लगेगा, और यदि पास्ट का होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। और पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में मोस्टली इसका यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का, इनका बहुत कम यूज होगा। तो कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। हमने उसको बनाया कि हु डज नॉट वांट टू बी रिच, कौन धनवान नहीं बनना चाहता है। अब हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति नोज जानता है अबाउट महात्मा गांधी। एवरीबॉडी के स्थान में क्या लिखना है? हु। इसमें भी एस लगा अर्थात सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डज नॉट। जब डज लगा दिया तो एस क्या होगा? हट जाएगा, क्योंकि डज के साथ, डू के साथ, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है, अबाउट के बारे में। वो किसके बारे में? महात्मा गांधी। कौन नहीं जानता था? सभी लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। अब हम इसी का कॉन्सेप्ट अगला देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 के बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5। जी बहुत और भी आसान है कि नो बडी से वाक्य प्रारंभ हुआ हो या वाक्य प्रारंभ हुआ हो नो वन से। इस स्थिति में हम सिर्फ यूज करेंगे क्या? हो या हु के साथ यदि पहले से वाक्य में हेल्प वर्ब हुई तो उसका भी यूज करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, nobody can defeat me, कोई मुझे हरा नहीं
सकता। तो अभी हमने देखा कि जब हमारा सेंटेंस नोबडी या नो वन से प्रारंभ है तो इसके स्थान में क्या लिखना है, हु। और यदि वाक्य में हेल्प वर्ब पहले से दी हुई है जैसे कैन, तो हम लिख सकते हैं, नहीं दी हुई तो सीधी वर्ब लिख देंगे। हु कैन डिफीट मी, मुझे कौन हरा सकता है, मुझे कौन हरा सकता है। और पीछे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखेंगे हम। नो वन मेक्स मी अ फूल, नो वन मेक्स मी अ फूल, मुझे कोई मूर्ख नहीं बनाता है। हमने देखा कि जब नो वन हो या नो बडी हो तो जब हम सिंपली उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, हु। और ये भी देखा कि यदि सहायक क्रिया नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिख देंगे वर्ब, मी आ फूल। यदि यहां पर एवरीबडी एवरीवन होता तब क्या लगाते, हेल्पिंग वर्ब डज, नहीं तो क्या लिख देंगे, सीधे सीधे लिख देंगे वर्ब। ऐसा वाक्य इट इज नॉट गुड टू, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो किससे प्रारंभ हुआ हो, इट इज नॉट गुड टू से प्रारंभ हुआ हो। तो जब हम ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस से बदलेंगे, थोड़ी सा परिवर्तन करेंगे, सहायक क्रिया इज को कहां लिखेंगे, आगे, फिर क्या लिखेंगे, एट, और नॉट के स्थान लगा देंगे क्या, एनी, फिर लिख देंगे गुड टू। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखें एग्जाम्पल। इट इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है, टू टीच हिम नाउ, कि अभी उसको क्या करो, पढ़ाओ। तो यदि हम इसको कौन से सेंटेंस में बदलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो इज कहां आएगा, आगे, फिर इट कहां चला जाएगा, पीछे, नॉट के स्थान क्या लिख देंगे, एनी, गुड टू टीच हिम नाउ, पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसमें हमने 6 कंसेप्ट देखे कौन से सेंटेंस को बनाते समय, असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव बनाते समय। जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। और आज की जो क्लास थी वो हमारी यहीं तक होती है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। और देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।